प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी गुब्बारे पर चीता। मैं तो ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते हुए दिखाई गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही मुंबई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाई जाएगा जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबों को ले जानवरों की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी कैसे पिएंगे और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा। बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मनुष्य बापू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा मज़ा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वो जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वो बाहर मैदान में निकल आया। मैं तो जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी ना थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ी जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहीं पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झिंझलाया। वो शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वो भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा और वो सुंदर वन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे बालू, ये बालू है या सुअर, और वो भी काना, जैसे मौत के चुंगले से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है और एक 3 टांग का कुत्ता भी। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली। टुमकते कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा, और यह दौड़ेगा कैसे। उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। एक आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो, 4 आने में आसमान की सैर करो। अभी वो उसी तरह देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वो चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे के डर के उनका दिल कांप उठा। वहीं चेता ना जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ चला आ रहा था।
बलदेव जान लेकर भागा। वही चीता ना जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए थे वो चीता को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाश भागा। बलदेव को और कुछ ना सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वो ऊपर उठा। वो गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वो ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचाने का उपाय बताने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़ गए हुए थे। उसकी समझ में कोई बात ना आई। ज्यों-ज्यों गुब्बारा ऊपर उड़ता जाता था चीता की जान निकल जाती थी। उसकी समझ में ना आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वो चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को छटकर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वो फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी फसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिया जाता है। वही एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घर घरौंदों से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है, गुब्बारा नीचे उतर आता है। मगर उसे यह ना मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैर कर निकल आया। धन्यवाद। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की, बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को स्वांत सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से वृत्तप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। उनकी भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी उसकी विशेषता है, जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मानस सरोवर, आठ बाग,
गुप्तधन दो भाग, ये दोनों कहानी संग्रह हैं। निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि उपन्यास हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी नाटक हैं। विविध प्रसंग 3 खंडों में साहित्यक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है। कुछ विचार साहित्यक निबंध हैं। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। धन्यवाद।